मेरे पास 5,000 रुपए हैं। मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। प्लीज मुझे जाने दो। मैंने सिसकियां लेते हुए कहा। तो गौरव ने पत्थर होते हुए मुझे देखा। मैं डरती डरती जिंदगी में पहली बार हवेली से बाहर निकली थी। क्योंकि मेरी राज हवेली में कोई अहमियत नहीं थी। क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पिताजी के साथ भागकर शादी की थी। आज तक किसी ने अपनाया नहीं था, बल्कि मैं सिर्फ चाचियों के जुल्म का शिकार होते आखिर हवेली से भागी थी। लेकिन राज हवेली के सबसे बड़े दुश्मन के हाथ लगी थी। वो जो कुछ बहुत बुरा करने का इरादा रखता था, वो मेरी मासूमियत देखकर पत्थर हो गया। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी मासूमियत को देखते गौरव ने दिलचस्पी से पूछा। मैं कैसे जाऊं? मैं रिया की तरफ देखती हैरान होने के साथ परेशान भी हुई। क्या मतलब कैसे? पैरों से चलकर? अब क्या तुम्हारे लिए हवेली में लिफ्ट लगवाएंगे? रिया बोली तो वहां बैठी सारी लड़कियां हंसने लगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो सब मेरे अपने थे। कुछ चाचा के बच्चे तो कुछ बुआ के बच्चे। लेकिन उन लोगों में से किसी के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत तो क्या, इंसानियत का एहसास भी नहीं था। मैं यहाँ बैठी सारी लड़कियों से उम्र में छोटी थी। मैं दुबली पतली गोरी चिट्टी खूबसूरत थी। मगर यहाँ के लोगों ने मेरी असल खूबसूरती को छुपा दिया था। शरीर पर पुराने कपड़े, न जाने उनमें से कौन सी लड़की के उतरे हुए थे। लेकिन रिया दीदी, मुझे तो डर लगता है। डर कैसा? तुम खुद किसी चुड़ैल से कम हो। रिया मजाक उड़ाती हुई बोली। तो वहां पर फिर से हंसने का तूफान उठा था। आपने कहा था कि आप मुझे अपने साथ खेल में शामिल करना चाहती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी आंसू बह ही गए। एक तो तुम फौरन रोना शुरू कर देती हो। जरा अपनी मम्मी जैसी बनो दिशा। वो कैसे रात के अंधेरे में अपना घर छोड़कर तुम्हारे पिताजी के साथ भाग गई थी। और तुम हवेली के पीछे बाग तक जाकर हमारे लिए जरा से अमरूद नहीं तोड़ कर ला सकती। मैं और ज्यादा रोने लगी थी। अच्छा भाई, नहीं लाने तो मत लाओ। जाओ, हम सबके लिए चाय बनाकर लाओ। कितने लोग हैं? 1 मिनट गिनने दो। रिया गिनने लगी। 1 2 3। उसने गिनते हुए कहा, 7 कप चाय बनाकर लाओ। ठीक है, मैं कहती हुई आंसू साफ करती वहां से निकल आई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खूब जोर जोर से रहूं। इतनी बड़ी हवेली में कहीं भी मेरे लिए जगह नहीं थी। यहाँ सब लोग जालिम और घमंडी थे। मैं अपनी किस्मत से नाराज होती किचन में चाय चढ़ा रही थी। चेहरे पर बहुत उदासी थी। मैंने कुछ मौके पर ही हवेली से बाहर की दुनिया देखी थी। गांव में सिर्फ एक ही बार गई थी। वरना बचपन से आज तक मेरी दुनिया इस हवेली की चार दीवारी में ही कैद थी। मुझे इस आलीशान हवेली से नफरत थी। इतनी नफरत कि मुझे एक मौका मिले तो मैं इस राज हवेली से इतनी दूर चली जाती कि मरने तक पलटकर नहीं आती। लेकिन सारी परेशानी यही थी कि मेरी पहुंच कहीं तक नहीं थी। बस बड़े त्योहारों पर सूट और कुछ ज़रूरी चीज़ें मिलती थी। कभी कभार किसी को मैं याद होती तो मेरे लिए कुछ न कुछ ले आते। लेकिन ऐसा कभी कभी ही होता था। वो सब अपनी दुनिया में इतने मगन थे कि मैं किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं थी। किसी को भी मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती थी। मैं ट्रे में चाय डालती वापस उस कमरे में जाने लगी जहाँ वो सब लोग बैठे थे। छुट्टी वाले दिन सब अक्सर ऐसे ही साथ मिलकर वक्त गुजारते थे। खेल खेलते, फिल्में देखते और खाते पीते रहते। जबकि मेरा सारा वक्त उनकी बदतमीजी सहते और उनका काम करते गुजर जाता। वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलटकर कुछ कहती। बचपन में मैं पलटकर जवाब देती थी, जिसके बदले मुझे उनकी मार के अलावा उनकी माँ की भी मार सहनी पड़ती थी। इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। मैं सबको चाय दे रही थी और दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि किसी का ध्यान मुझ पर ना जाए, वरना फिर रुककर मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, अजीब अजीब काम बताएंगे। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी रही। वो सब अपने काम में मगन थी। मैं चाय देकर वहां से खामोशी से नजरें बचाकर बाहर निकल आई। किचन में आकर अपनी चाय ली, कैबिनेट से बिस्किट निकाले और अपनी पसंदीदा जगह यानी पहली मंजिल पर बनी हुई छत से गांव का मंजर, छोटी मोटी रोशनी मुझे खूब सुकून देती थी। ये जगह मेरे लिए बहुत सुकून दे थी। मैं अक्सर यहाँ बैठकर अपने भविष्य के प्लान बनाती थी, जो इस हवेली से निकलने के अलावा कुछ नहीं होते थे। हमारे गांव के सामने एक और गांव था। वहां एक ठाकुर दरबार था, जहां ठाकुरों का राज था।
गौरव ठाकुर उसकी हवेली का जवान सरपंच था, जो पिछले महीने ही अपने बाप की मौत के बाद कुर्सी पर आया था। लंबा कद, चौड़ा शरीर, सांवला रंग, लेकिन बहुत ही खूबसूरत चेहरा था। उसने सबसे पहले कुर्सी पर आते ही अपनी जमीन के पर्चे निकलवाए थे, जिसमें से एक हिस्सा राज हवेली वालों के कब्जे में था। इस वक्त वो अपने गांव में बैठा सामने मौजूद गांव के बुजुर्गों की राय सुन रहा था। शाम गुजर चुकी थी, मगर ये मसला खत्म नहीं हो रहा था। गौरव ने बहुत कोशिश की, सारे मशवरे से उनका हक उन्हें वापस कर दिया जाए, लेकिन राज हवेली वालों ने कोई जवाब नहीं दिया था। और अब गौरव ने बातों के बदले लातों से अपना हक छीनने का फैसला कर लिया था। आज सुबह ही मैसेज भिजवा चुका था कि अगर जल्द ही उसे जमीनों के हवाले से बातचीत ना की गई, तो वो न सिर्फ पानी बंद कर देगा, बल्कि सब लेन देन के सिलसिले भी रोक देंगे। और उसने चुपचाप अपने आदमी राज हवेली के पास फैला दिए थे, ताकि कुछ भी होने से पहले गौरव को सब पता चल जाए। मैं सुबह 5 बजे उठते ही किचन की तरफ जाती थी, क्योंकि हवेली में सबको मेरे हाथ के पराठे खाने की आदत थी और नाश्ता सबको वक्त पर चाहिए होता था। पहले ढेर सारा आटा गूंथती, फिर ताज़े अंडे फेंटकर सारे इंतज़ाम करती थी। अभी मैं किचन की तरफ बढ़ ही रही थी कि चिराग सामने से आता दिखाई दिया। कैसी हो? वो मुझ पर नज़र डाले कह रहा था। चिराग मेरे चाचा का दूसरे नंबर का बेटा था। चाचा का पहला बेटा सुनील था। सुनील जब भी हवेली में होता, तो मैं हवेली में खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। वो मेरा कुछ न कुछ ख्याल रखता था, मेरी ज़रूरतों के बारे में पूछता रहता था, मगर ज़्यादा पढ़ाई के सिलसिले में शहर से बाहर होता था। मैंने चिराग से कहा, ठीक हूँ, मैं कहकर जाने लगी। बात सुनो, मेरा भी आज तुम्हारे हाथ के पराठे खाने का मन है, स्पेशल। वो मुस्कुराते हुए कह रहा था, मैं बना दूंगी। मेरे कमरे में लाना मेरा नाश्ता। शरारती नज़रों से मुझे देखता वो आगे बढ़ा, तो मैंने दिल ही दिल में उसे बड़ी बुरी तरह कोसा और फिर बुरा सा मुंह बनाती आगे बढ़ती गई और दिल ही दिल में सोचा, इनकी गुलामियां भी करो, इनके छिचोरे बेटों की गंदी हरकतें भी बर्दाश्त करो। तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में लाती है मेरी जूती। मुझे पिछले महीने वाला वाकया याद आ गया, जब मैं चाय लेकर उसके कमरे में गई थी। एक हाथ से चाय लेते, दूसरे हाथ से उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी नियत में खोट दिख रहा था। तुम क्या कर रहे हो चिराग भाई? हाथ ही तो पकड़ा है पगली। वैसे तुमने बताया नहीं कभी कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैं तेजी से अपना हाथ छुड़ाती वहां से निकल आई थी और अब उससे दूर दूर रहती थी। मेरे बड़े चाचा के बेटे शादीशुदा थे और दूसरे चाचा के बेटे, एक सुनील था जो शहर में रहता था और दूसरा चिराग था जो यहीं पढ़ता रहता था। आवारगर्दी करना उसका पसंदीदा काम था। और तीसरे चाचा का कोई बेटा नहीं था, बस 3 बेटियां थीं और फिर मैं थी, सबसे छोटे भाई की इकलौती बेटी। पिताजी मरे तो मैं 4 साल की थी। उसी उम्र से हवेली वालों का बुरा रवैया देखते देखते 12 साल की हुई, तो माँ भी किसी बड़ी बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई थी। और उनकी मौत के बाद मेरी जिंदगी और मुश्किल हो गई। किचन में कदम रखते ही मैंने किसी मशीन की तरह तेज तेज हाथ चलाना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि मेरी माँ भी इसी तरह उनकी गुलामी करती गुजर गई थी और मुझे डर था कि मैं भी किसी दिन अचानक मर जाऊंगी। ये ख्याल आते ही मैं उदास होकर रह जाती। कमला, जी छोटी बीबी, मेरे साथ की उम्र की नौकरानियों में से एक थी, जो कहने को मेरी दोस्त भी थी। मैं तुम्हें नाश्ता दूँ तो जाकर चिराग को दे आना। लेकिन बीबी जी, मेरी माँ ने मुझे उनके कमरे में जाने से मना किया है। वो धीरे धीरे बोली। मैं चौंकी। क्यों? माँ कहती है उनकी नीयत ठीक नहीं है, आप भी मत जाओ। एक दिन मैं चाय लेकर गई तो उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और कहा कि किसी को बताया तो बहुत बुरा हाल करूँगा। यहाँ वहाँ हाथ लगाते हैं बीबी जी। वो सर झुकाकर बोली। तो मेरा खून खौलकर रह गया। तुमने किसी को शिकायत नहीं लगाई? चाची से कहा था ना? मुझे डर लगता है बीबी जी। वो नाम आंखों से कांपती हुई बोली। आप मुझे कोई और काम बता दीजिए। वो मेरे सामने झुकी खड़ी कह रही थी। अच्छा ठीक है, रहने दो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर अपना काम करने को कहा। नाश्ता बनाते ही मैंने ट्रे में अंडे, चाय और पराठे रखे। फिर किसी नौकर को देखने के लिए किचन से निकली। सामने ही राजू दिखाई दिया, जो शायद दोपहर के खाने के लिए सब्जी वगैरह लाया था। राजू भाई, जी बीबी जी, ये नाश्ता पहुंचा दीजिए चिराग भाई के कमरे तक।
ठीक है बीबी जी। वो ट्रे लेकर वहाँ से चला गया और मैं बाकी लोगों का नाश्ता तैयार करने के लिए वापस किचन में आ गई। अभी कुछ देर ही हुई थी जब चिराग हाथ में ट्रे लिए तन तनाकर वहाँ आया और ट्रे मेरे सामने पटक दी। तुमसे मैंने क्या कहा था? वो मुझ पर चिल्लाया। आपने नाश्ता मांगा था। मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया। तुम लेकर क्यों नहीं आई? वो मुझ पर चिल्लाए जा रहा था। क्या मैं कुत्ता हूँ जो बकवास करता हूँ तुम्हारे आगे? मेरी बात की कोई अहमियत नहीं, सारे में घूम कर सबके काम करती हो। मैं कोई काम बोलूँ तो तुम्हें गंदे मेले पसीने से भरे नौकरों के हाथ मेरा नाश्ता भेजोगी। वो मुझ पर दहाड़ रहा था। तभी सब वहाँ इकट्ठा होने लगे। क्या हुआ? चाची मेरी तरफ देखकर पूछ रही थी। वो मैं ये क्या बताएगी मम्मी? मैं बताता हूँ। इधर नौकरों के साथ खड़ी हमारी बुराई करती है। वो बोलना शुरू हुआ तो चुप ही नहीं हो रहा था। मैं उसकी तरफ से लगाई गई बातों पर हैरान रह गई। तुम्हारी औकात क्या है जो तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलो? हाँ, मुझे बाजू से खींचती एक थप्पड़ लगाती चाची ने झंझोड़ते हुए फर्श पर धकेला तो मैं गिर गई। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। अपनी औकात में रहो वरना वो हाल करूंगी कि सारा जमाना देखेगा। जाओ जाकर नाश्ता तैयार करो। वो कहती वहां से चली गई। मैं आंसू पीती वहां से उठने लगी। कांपते हाथों से रोटियां बेली। मैं अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। आप इन पर केस क्यों नहीं करवाती छोटी बीबी? आप इन पर केस क्यों नहीं करवाती छोटी बीबी? इस हवेली पर जितना इन सबका हक है उतना आपका भी तो है। कमला धीमे लहजे में कह रही थी। मेरी कौन सुनेगा कमला? मैं बेचारगी से बोली। सब सुनेंगे बीबी जी। ये सोशल मीडिया का दौर है। इसकी मदद से आजकल हर कोई अपनी बात कहीं भी पहुंचा सकता है। लेकिन आपके पास तो मोबाइल ही नहीं है। क्या आप मेरे फ़ोन से वीडियो बनाएंगी? नहीं नहीं कमला, धन्यवाद। मैं अपना तमाशा सारी दुनिया में नहीं बनवा सकती। मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर कब तक ये बर्दाश्त करती रहेंगी? वो हमदर्दी से कह रही थी। चलिए कोई केस ही कर दीजिए। फिर वो मुझे मशवरे दे रही थी। चली जाइए यहाँ से। ना आपकी इज्जत सुरक्षित है, ना ही आपकी कोई इज्जत करता है। वो बोली तो मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। कमला के मुंह से ये बात बहुत चुभी थी। दिल में दर्द सा उठा। तुम मुझसे ज्यादा हिम्मत वाली हो कमला। मैं हंस दी। कमला ने अपनी कमीज में हाथ डाले 5,000 रुपये मुझे पकड़ाए। ये लीजिए बीबी जी। मेरे हाथ में देकर मेरी मुट्ठी बंद कर दी। मैं हैरत से अपनी मुट्ठी खोले 5,000 रुपये देखती रही। जिंदगी में पहली बार मैंने 5,000 रुपये देखे थे। ये तुम्हें कहाँ से मिले? ये मत पूछिए। बस अपनी मदद आप खुद करिए और इस नर्क से छुटकारा पा लीजिए। वो कहकर वहां से चली गई। मैं बेयकीनी से अपने हाथ में रखे 5,000 रुपये देख रही थी। शाम का वक्त था जब मैं अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी थी और दूर उड़ती चिड़ियों को देख रही थी। उनकी किस्मत पर, उनकी आज़ादी पर रश्क कर रही थी। चेहरे पर थप्पड़ का निशान अभी भी मौजूद था। तभी आहट पर मैंने पलटकर देखा। सामने सुनील खड़ा था। पैंट शर्ट पहना, बालों को ढंग से बनाए हुए खड़ा था। कैसी हो मैडम? कहाँ हो? सुबह से आया हूँ, नजर ही नहीं आई। वो वहां पर सीने से हाथ बांधे हुए खुशी से पूछ रहा था। वो अकेला था जिसके लहजे में मुझसे बात करते हुए कोई बदतमीजी, कोई सख्ती नहीं होती थी। आप कब आए? मैं खुशी से मुस्कुराई। उसे देखकर अच्छा लगता था। मैं 11 बजे आया। तुम किधर थी? मैं यहीं हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि अपने चेहरे पर छपे थप्पड़ का निशान छुपा लूं। पता था मुझे तुम यहीं होंगी, इसलिए मैं सीधा यहीं आ गया हूँ। ये लो। उसने हाथ बढ़ाया तो एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था। रिया ने मुझे लाने को कहा था तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ले लूं। मैंने झिझकते हुए थामा और चमकती आंखों से उसे देखने लगी। थैंक यू। चेहरे पर क्या हुआ? किसी ने मारा है? वो एकदम फिक्रमंदी से कहता। गौर से मेरे चेहरे को देखने लगा तो शर्म से मेरी आंखें भर आईं। कुछ हुआ था। मैंने अपनी सारी कहानी उसे सुना दी। वो मुझे देखता गया। तुम अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती दिशा? मजबूत बनो। ये तुम्हारा भी घर है। मौका क्यों देती हो सबको? मैं जानती थी कि अब वो मुझे मेरी इज्जत पर बहुत लंबा लेक्चर देगा, लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि वो कभी मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लेता। फिर मैं ये सोचकर खुद को तसल्ली देती थी कि शायद वो नहीं चाहता कि मैं उसकी वजह से और ज़्यादा घर वालों का जुल्म का शिकार बनूं। आप कितने दिन के लिए आए हैं? मैं 2 हफ्तों के लिए आया हूँ। ये सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। आपके लिए चाय बनाऊं, अदरक और इलायची वाली? मैं एकदम खुशी से पूछ रही थी। उसने हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। आपके कमरे में ले आऊं?
हाँ, कमरे में ले आना, वो कहकर वहाँ से चल दिया, तो मैं भी खुशी से किचन की तरफ बढ़ने लगी। मैं चाय बनाकर उसके कमरे में ले गई। वो चाय की पहली चुस्की लेते ही मुस्कुराया था। उसकी मुस्कुराहट पर मैं खुश हुई। कैसी बनी है? हमेशा की तरह ज़बरदस्त। मैं वहाँ तुम्हारे हाथ की चाय बहुत मिस करता हूँ, वो मुस्कुराए हुए कह रहा था। और मैं खिल उठी थी। वो चाय पीने लगा तो मैं ऐसे ही खड़ी थी जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज थी कि कहूँ या ना कहूँ, उससे पूछूँ या नहीं। ये ख्याल मुझे चाय बनाते हुए ही आया था कि वो हमेशा से मेरा ख़ास ख्याल रखता है, तो शायद मुझे पसंद करता होगा और मैं खुद भी दिल से उसे चाहती थी। मेरी मुश्किलों भरी ज़िंदगी में वो अकेला ठंडी हवा का झोंका था, जो जब भी आता था मेरी ज़िंदगी की सारी धूल उड़ा ले जाता था। कुछ कहना चाहती हो? वो नरमी से मुझसे सवाल कर रहा था। वो, क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? अच्छी क्यों नहीं लगोगी? तुम्हें कोई भी नापसंद नहीं कर सकता। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला। मैंने उंगलियां मरोड़ के उसकी तरफ चमकती हुई आंखों से देखा। आप मुझसे मोहब्बत भी करते हैं? जाहिर है पागल लड़की। रिया और तुम में भला कोई फर्क है? जैसी वो है वैसी तुम। लेकिन तुमसे मुझे बहुत शिकायत है। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। वो चाय की चुस्कियां लेता एक हाथ से फोन में कुछ टाइप करता रहा था। सुनील को पता भी नहीं चला कि मेरा चेहरा फीका पड़ गया था। मैं कुछ देर खड़ी उसकी बातें ध्यान से सुनती रही, फिर उतरा चेहरा लिए वहां से निकल गई। आखिरी उम्मीद भी गई। मेरे हाथ दुपट्टे के कोने में तोड़ मरोड़ कर रखे हुए 5,000 रुपये तक गए। और फिर मैं दबे कदमों से अपने कमरे में आई। ये वही कमरा था जहाँ मेरे माँ बाप रहा करते थे। खामोशी से मैंने पूरे कमरे को देखा, जहाँ पुराना फर्नीचर था मगर साफ सुथरा था, जैसे बहुत ख्याल रखा गया हो। पर्दे भी पुराने थे। कमरे में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो नई हो। मैं अपने कमरे का बहुत ख्याल रखती थी। शायद हवेली का ही एक ऐसा कमरा था जो 20-22 साल पुराने ज़माने में ही रह गया था। बाकी सारे कमरे नए थे। मैंने आकर अलमारी खोली जिसमें मेरी माँ के कपड़े थे, जिनमें से कुछ मैं पहनती थी और कुछ कपड़े ऐसे थे जो बहुत भारी कढ़ाई के थे। कुछ साड़ियाँ भी थीं। मैंने कुछ कपड़े एक तरफ रख दिए, फिर एक दराज खोली जहाँ कभी ज्वेलरी हुआ करती थी, मगर मेरी माँ के मर जाने के बाद सब कुछ ले लिया गया था। सिर्फ एक चेन थी। वो चेन मैंने पहनकर अपनी कमीज में छुपा ली। एक अंगूठी थी, उसे भी मैंने पहन लिया। स्टोर रूम में घुसकर अपना पुराना स्कूल बैग निकाला जो 8वीं क्लास में मैं इस्तेमाल करती थी। माँ के मरने के बाद 8वीं में ही मेरा स्कूल छुड़वा दिया गया था। मैंने अपना थोड़ा मगर ज़रूरी सामान उस बैग में ठूस-ठूस कर भर दिया। आँखों से आँसू निकल रहे थे। ठाकुरों के आदमी हवेली के गेट से दूर झाड़ियों में छुपे थे। हवेली के गेट से निकलते ही एक रोशनी थी जो दूर तक जाती थी। हवेली से निकलकर बाईं तरफ बाग थे, सामने की तरफ गांव और खेत वगैरह थे, जबकि दाईं तरफ एक रेल की पटरी थी। रेल की पटरी के पार वो गांव था जिसे ठाकुरों का दरबार कहा जाता था। मैं एक लकड़ी के फाटक के बाहर खड़ी थी, जिसे खोलना कुछ मुश्किल नहीं था। काली चादर में लिपटी मैं खुद भी अंधेरे की तरह लग रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरा दिल बड़ी बुरी तरह धड़क रहा था, लेकिन आज नहीं तो कभी नहीं। मैंने बिना आवाज किए उस फाटक की जंजीर हटाई। चर की आवाज आई, मगर वहां कोई चौकीदार नहीं था। अगले 2 मिनट में मैं अपने गांव के पार थी, लेकिन ये नहीं जानते थी कि शिकारी ताक लगाए बैठे हैं। मैं कांपते कदमों से आगे बढ़ रही थी। बिट्टू, ये लड़की देख रहे हो? लगता है हवेली की औरत है। क्या पता कोई नौकरानी हो। कोई नौकरानी आधी रात को रिस्क क्यों लेगी? ये जरूर उस हवेली की औरत है। इसे किडनैप करके साहब के पास ले जाते हैं। लेकिन वो तो खुद ही हमारे गांव की तरफ बढ़ रही है। उसे जाने दो। उसका पीछा करके हम अपने गांव में उसे पकड़ लेंगे। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। उन लोगों में से 3 लोग बारी बारी निकलकर मेरा पीछा करने लगे। मैं कच्ची सड़क पर पत्थरों और मिट्टी के ढेरों पर लड़खड़ाती हुई तेजी से चल रही थी। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मुझे जाना कहाँ है, मगर फिर भी मैं चल रही थी। जब ही मुझे अपने पीछे भारी कदमों की धमक सुनाई दी, मैं एकदम डरती हुई पलटी और उसी पल मेरे मुंह पर हाथ रखे किसी ने मुझे काबू कर लिया था। मैं शोर मचाने की नाकाम कोशिश करती, पूरी तरह से फड़फड़ाती हुई खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम रही। मुझे गाड़ी में डाल दिया गया। कौन है आप लोग? मैं डरती हुई उन लोगों को देखकर पूछ रही थी। चुप करके बैठी रहो।
मैं एकदम खिड़की की तरफ झपककर शीशा बजाने की कोशिश करने वाली ही थी कि इससे पहले ही उनमें से एक आदमी ने मुझे घसीटकर बिठाया। हर कोशिश बेकार है। ये इलाका भी हमारा है और यहाँ कानून भी हमारा है। खामोशी से बैठी रहो वरना तुम्हारा हाल बिगाड़ देंगे। उनकी भारी आवाज़ पर मैं खामोशी से बैठी रही, यहाँ तक कि गाड़ी किसी दूसरे गांव में दाखिल हुई। अब गाड़ी ऊंचे नीचे के रास्तों से नहीं गुजर रही थी। मुझे एहसास हुआ कि अब हम किसी जगह रुकने वाले हैं। मेरे आंसू बह रहे हैं। हे ऊपर वाले, मैं तो बस अपने लिए कदम उठाने वहां से निकली थी। क्या मैंने गलत किया था कि तूने इतनी जल्दी सजा दे दी? मैं दिल ही दिल में ऊपर वाले से शिकायत कर रही थी। ऊपर वाले, मेरी इज्जत का ख्याल रखना। जान की कोई बात नहीं। प्रार्थना करते हुए मैंने सर झुका लिया। गाड़ी से उतरो, कोई चालाकी करी तो गोलियां भेजे में उतार देंगे। उनकी धमकी पर मैं बिना कुछ किए खामोशी से उनके बताए रास्ते पर चल रही थी, यहाँ तक कि वो जगह पर पहुंच गए थे। मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया और कमरा पीछे से बंद कर दिया गया। क्लोरोफार्म नहीं था, उसे ऐसे ही लाना पड़ा। तो मतलब वो खुली आंखों से सब देखती रही? गौरव गुस्से में भरा अपने आदमियों को घूर रहा था। अंधेरा था मालिक साहब। तो क्या? तुम लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? साहब, एक छोटी और मासूम लड़की है, इसलिए बस। लानत हो तुम पर, वो गुस्से में बोला। देखते हैं अब है कौन और हमारे किस काम आ सकती है। वो कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ा। उसके कदम उसी कमरे की तरफ बढ़ते गए जहां पर मैं कैद थी। दरवाज़ा खुला तो मैं झटका खाकर सीधी हुई और सामने खड़े इंसान को देखा। क्या ये वही इंसान है जिसके लिए मुझे किडनैप किया गया था? लेकिन क्यों? पैसे के लिए? लेकिन मेरे लिए तो हवेली वाले एक ठेला भी नहीं देंगे। मुझे यहाँ क्यों लाया गया? मैं उसकी तरफ देखती सवाल कर रही थी। मैं गौरव ठाकुर हूँ। उसने अपना परिचय करवाया कि शायद नाम तो सुना ही होगा, कि वो हमारा खानदानी और बहुत पुराना दुश्मन है। लेकिन मैं ऐसी ही मासूमियत से उसे देखती रही। तुम्हारा नाम? मेरा नाम दिशा है। मैं डरते डरते बोली। दिशा? गौरव का मकसद मेरे माँ बाप का नाम जानना था। दिशा धीरजराज, मैंने बताया तो वो एक चालाक मुस्कुराहट से मुस्कुराया। उसके अंदाज पर मेरा दिल और जोर से धड़का। अच्छा, तो तुम धीरज राज की बेटी हो? वो हंस दिया। आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं क्योंकि हमारा बहुत हिसाब निकलता है तुम्हारी तरफ। कदम कदम चलता हुआ मेरे सामने आ रुका और अपने दोनों हाथ पीठ पर बांधता हुआ मेरी तरफ झुका। तो मैं पीछे खिसकी। मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। मेरे पास 5,000 रुपए हैं। मैं सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। मुझे जाने दो। मैं सिसकियां लेती हुई बोली तो गौरव पत्थर का होता मुझे देखने लगा। वो बोला, 5,000? जी, प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं इतनी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागी और आपके आदमियों ने मुझे पकड़ लिया। वो बहुत गौर से मेरी बात सुनता सर हिलाता रहा, फिर मुझे चुप रहने का इशारा करता सीधा हुआ। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी मासूमियत को देखते गौरव ने दिलचस्पी से पूछा। प्लीज़ मुझे जाने दो। मैं आंसू भरी आंखों से उसे देखती मिन्नत भरे लहजे में बोली। मुझे कमला ने ये पैसे दिए हैं। कमला कौन है? हवेली की नौकरानी है, मैंने कहा। तो गौरव न समझ से मुझे देखता रहा। तो उसने तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों दिए? गौरव को एकदम मुझ में दिलचस्पी आने लगी। और ये थप्पड़ का निशान कैसा है? क्या हवेली वाले तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते? वो एकदम दिलचस्पी से पूछने लगा। मेरा दिमाग तेजी से चलने लगा था। नहीं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, नफरत करते हैं मुझसे सब। इस वजह से कमला ने मुझसे कहा मैं अपने लिए कुछ करूं, और आधे रास्ते में ही आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। मेरे लिए तो वो लोग आप लोगों को 1 रुपया भी नहीं देंगे। मैंने आखिर में अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो वो चमकती आंखों से मुझे देख रहा था। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और मेरे चेहरे की तस्वीर ली। उसने मेरी तस्वीर इतनी होशियारी से ली कि मैं कुछ समझ ही नहीं सकी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं वकील हूँ। तुम चाहो तो मुझे हायर कर सकती हो। मैं तुम्हें हवेली वालों से तुम्हारा हक दिलाऊंगा और तुम्हारे साथ हुई सारी नाइंसाफ़ियों का बदला लूंगा। लेकिन कैसे? मैं बेयकीनी से पूछ रही थी, क्योंकि मासूम लड़की, मैं एक वकील भी हूँ। और आपकी फ़ीस? वो भी मैं लूँगा। उसने मुस्कुराकर कहा।
आराम करो, अब मैं कल वापस आऊँगा कहता हुआ वहाँ से निकला तो उसका चेहरा बहुत खुशी से चमक रहा था, जबकि मैं उलझी हुई बैठी थी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इसका ख़्याल रखो, मैं इसे सुबह शहर वाले फ्लैट में शिफ्ट कर रहा हूँ, गौरव कह रहा था और उसके आदमी हैरत में घिरे उसे देख रहे थे। क्यों साहब? उन आदमियों में से एक बोला। क्या मतलब है क्यों? शायद साहब को लड़की पसंद आ गई है, एक ने दूसरे के कानों में कहा, जिस पर गौरव ने उन्हें घूरा और वो सहम कर एक दूसरे के पीछे हो गए। जो कहा है वो करो, ज्यादा फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है, गौरव ने सख्ती से कहा और बाहर की तरफ बढ़ने लगा। वो सब उसे उलझी हुई नजरों से देखते रहे। मैं तो सही कह रहा हूँ, साहब को पसंद आ गई है। हालत देखी है इसकी, तुम्हें पसंद करने लायक कुछ भी नहीं है। कहाँ ऐसी दुबली पतली पुराने कपड़े पहनी हुई लड़की और कहाँ हमारे साहब। बात तो ठीक है, वो कह रहा था और अंदर मैं छत पर घूमते पंखे को देख रही थी। हवेली में सुबह 7 बज रहे थे और किचन में मेरा अता पता तक नहीं था। कमला धड़कते दिल और थमी हुई सांसों के साथ मेरे कमरे में आई। मैं कहीं नहीं थी। उसने कमरे में थोड़ी जांच की तो उसका शक यकीन में बदल गया। चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई, जिसे उसने फौरन दबाया और चीखती हुई बाहर निकली। बड़ी साहिबा, बड़ी साहिबा। वो चीखती रही और बताती रही कि दिशा हवेली से भाग गई है। उसके अंदाज में खुशी थी, जिसे सुनने वाला तो पहचान नहीं पाता, लेकिन वो खुद जानती थी कि अंदर ही अंदर वो किस कदर खुश है। क्या मतलब? ठीक से देखा है? कहाँ जा सकती है? सुनील परेशानी से बोला। कल ही तो वो बिल्कुल नॉर्मल मिली थी, फिर अचानक ही उसे वो थप्पड़ का निशान याद आया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा, जो नौकरों को हवेली का कोना कोना छान मारने का हुक्म दे रही थी। कहा भी था कि तुमने ख्याल रखा करो उसका, डांटना पीटना छोड़ दो, मगर नहीं, अब चली गई ना हवेली छोड़कर। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने मरे हुए भाई को? अब ऐसे भी जुल्म नहीं किए थे यहाँ किसी ने उस पर कि वो भगोड़ी अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलते यहाँ से भाग जाए। ढूंढ लिया होगा कोई आशिक। जी मम्मी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसकी सुबह किचन में शुरू होकर रात भी किचन में ही होती थी। सालों पुराने कपड़े पहनती रहती थी हमेशा से। उसे मिला होगा वक्त ऐसे कामों के लिए। पता नहीं कहाँ गई होगी। सुनील अपनी माँ को ताने देते हुए फिक्रमंदी से कह रहा था। उसे अपनी माँ की बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो शांत होकर इतना ही बोला। राकेश राज, जो इस हवेली और गांव के कर्ता धर्ता हैं, अपने नौकरों और आदमियों को हर तरफ फैलाकर मुझे ढूंढने का हुक्म देने लगे। सब लोग मुझ जैसी छुई मुई लड़की की हरकत पर हैरत कर रहे थे। मैं नए कपड़े देखकर हैरान हुई थी। खाने में भी एक से बढ़कर एक नई डिश देखकर मेरा मुंह हैरत से खुला था। वैसे तो हवेली में भी खाने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अक्सर खाने का मौका मिलने तक मेरी भूख उड़ जाती थी। मुझे याद आया कि मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया था। बिना कुछ सोचे बगैर खाने लगी और पेट भरकर खाया। खाना खाने के बाद मैंने अलग अलग शॉपिंग बैग में ब्रांडेड कपड़ों की तरफ देखा। क्या ये सब मेरे लिए था? मैं उठी, एक हल्के गुलाबी कपड़े खोले, देख ही रही थी जब गौरव ठाकुर अपने हाथ में कागजों का ढेर ले आए। पसंद आए कपड़े? कोट के ऊपर का बटन खोलता वो टांग पर टांग चढ़ाए सोफे पर बैठा। क्या ये सब मेरे लिए हैं? हाँ, अब गौरव ठाकुर की मेहमान हो तो वो तुम्हें ऐसे ही तो नहीं रहने देगा, उसने कहा तो मैं अपने हुलिये को देखकर शर्मिंदा होने लगी। बैठो, मुझे इशारा करते हुए बैठने को कहा तो मैं बैठकर उसे देखती रही। इन पर साइन करने होंगे। ये क्या है? ये एफआईआर है और ये दस्तावेज है जिसके हिसाब से मैं तुम्हारा वकील हूँ और जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगी। तुम अपने हक के लिए लड़ना चाहती हो और अपनी मर्जी से केस कर रही हो। तुम्हारे हक की जायदाद मैं तुम्हें दिलाने में तुम्हारी मदद करूँगा और बदले में मेरी ज़मीन भी मुझे वापस मिल जाएगी, क्योंकि ये सारी शर्तें हैं। इनके बिना पर हम अदालत में केस दर्ज करेंगे। जुर्माना भी मैं भर रहा हूँ, ताकि राज हवेली वालों को कहीं से भागने का मौका ना मिले। लेकिन आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? तुम्हारी नहीं, मैं अपनी मदद कर रहा हूँ। मतलब? तुम्हारी मदद से मैं अपनी ज़मीन वापस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम मेरे साथ कॉर्पोरेट करोगी तो तुम्हें भी तुम्हारा हक मिल जाएगा, वो साफ अंदाज में बोला। तो मैं ना समझ उसे देखती रही।
मैं ना धोखा देना पसंद करता हूँ और ना ही खाना, इसलिए तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ कि तुम्हारे चाचा ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, जिसे वापस लेने के लिए मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। वो बड़े साफ अंदाज में प्लान बना रहा था। वो जानता था कि मेरे पास कॉर्पोरेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। कल मैं तुम्हें अपने साथ लेकर शहर जाऊँगा, लेकिन मैं ये सब ऐसे नहीं करना चाहती थी। मैं एकदम ही घबराई थी। उसका लहज़ा, उसका अंदाज़, वो क्या करने जा रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, सुना तुमने? वो एकदम भड़का। उसका लहज़ा और अंदाज़ देखकर मैं नम आँखों से उसे देखने लगी। क्या तुम हवेली में वापस जाना चाहती हो? तुम्हें अंदाज़ा है कि जब तुम अब की बार हवेली में कदम रखोगी, तो तुम्हारे साथ क्या रवैया रखा जाएगा? पहले से भी ज़्यादा बुरा सलूक किया जाएगा तुम्हारे साथ। पहले तो वहाँ सिर्फ औरतें तुम पर जुल्म करती थीं। जब तुम वापस जाओगी तो वहाँ के मर्द भी तुमसे नफरत करेंगे। तुम्हारी इज्जत खत्म हो चुकी है वहाँ, जो कि मैं जानता हूँ। पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तुम अपनी इज्जत बिल्कुल खो चुकी हो उनकी नज़र में। आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं, जो इस तरह बातें कर रहे हैं? मेरी आंखों में आंसू आने लगे। उसकी बातें बहुत तकलीफ दे रही थीं। ये सच्चाई है। मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जिन हालात से तुम गुजर कर आई हो, उनके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वो मुझे खबरदार कर रहा था। तुम मुझसे डर रही हो या अपने घर वालों से, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर तुम मुझसे डर रही हो, तो ये तुम्हारा डर बेकार है, क्योंकि मैं किसी को बेवजह नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं आंसू भरी आंखों से उसे देखती रही। और तुम तो मेरी दुश्मन भी नहीं हो, माना दुश्मनों की बेटी हो, लेकिन जिन हालात से गुजर कर आई हो, तो मैं तुम्हें अपना दुश्मन तो नहीं कह सकता। मैं मासूम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं रखता, तो मैं सिर्फ और सिर्फ साफ अंदाज में तुम्हें बता रहा हूँ कि मुझे मेरा काम करने दो, और इसके बदले में तुम भी फ़ायदा उठा सकती हो। वो अपने हाथ बांधे कह रहा था। और अगर मैं आपकी बात मानने से इनकार कर दूँ तो फिर मैं तुम्हें दोबारा तुम्हारी हवेली में छोड़ूंगा। ये कहकर कि तुम सीधे मेरे पास आई थी, उनके दुश्मनों के पास मदद मांगने। क्या पता वो मेरे इस काम के बदले मेरी ज़मीन ऐसे ही वापस कर दें। वो चालाकी से बोला तो मैं हैरान रह गई। मेरा दिल एकदम डर से काँपा था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, मैं एकदम तेज़ी से बोली। तो वो मुस्कुरा दिया। गुड गर्ल, वो कहकर पलट गया और मैं सुन सी बैठी रह गई। क्या मतलब? अदालत में पेशी कैसी? पेशी? ये कैसा कागज़ है? बड़े चाचा बेयकीनी से कहते झपटने के अंदाज में सुनील से कागज़ लेते पढ़ने लगे। वो सच में अदालत में पेश होने का नोटिस था, जो मेरी तरफ से भेजा गया था। वकील का नाम पढ़ते ही बड़े चाचा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये ये क्या है? ये कैसे हो सकता है? गौरव ठाकुर उसका वकील है? वो एकदम कागज़ फेंक कर अपनी जगह से उठे। उनका अंदाज बहुत गुस्से वाला था। वो बालिश भर की लड़की हमारे दुश्मनों से जा मिली और हमें ही अदालत के नोटिस भेज रही है। वो एकदम चिल्लाए तो सुनील एक पल को दहल कर रह गया। और फिर घर के बाकी सारे सदस्य भी वहां आए और सारा मामला जानकर वो सब हक्का बक्का रह गए। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो दीवार पर मुक्का बरसाते गुस्से से बोले। शहर का बेहतर वकील करवाओ, हम उस एहसान फरामोश लड़की को अच्छा सबक सिखाएंगे। ऐसा सबक कि वो सारी जिंदगी याद रखेगी। चाची बहुत खुश नजर आ रही थीं, जबकि सुनील का चेहरा परेशान नजर आ रहा था। वो बार बार कुछ कहने की कोशिश करता और फिर चुप हो जाता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सच कहकर अपने बाप के सामने बेइज्जत हो जाता। मैं जिंदगी में पहली बार इतनी भीड़ में कदम रख रही थी। हर तरफ मर्द थे, कहीं कहीं औरत दिख रही थी, लेकिन ज्यादा मर्द ही थे। पुलिस की वर्दी में खड़े पुलिस वाले, जंजीरों में लिपटे हुए कैदी मुजरिम। मैं डर के मारे गौरव की आड़ में होने की कोशिश में उससे टकराई और लड़खड़ाती हुई गिरने लगी। तभी गौरव ने मुझे धीरे से पकड़ा। मैं मचलकर पीछे हटी और शर्मिंदगी से उसे देखने लगी। गौरव बस खामोशी से चलता रहा, मुझसे कदम मिलाने की कोशिश में जैसे भागती जा रही थी। बिल्कुल रिलैक्स रहना, कुछ देर में तुम्हारे घर वाले यहाँ होंगे, लेकिन प्लीज़ मजबूत रहना। लेकिन प्लीज़ मजबूत रहना, हम केस कर चुके हैं, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वो बहुत कुछ कहेंगे कटघरे में खड़े होकर,
या तुम्हें कटघरे में खड़ा करके, मगर तुम मजबूत रहना और मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हें हक दिलाकर रहूंगा। मैं उसकी बात पर शांति से गर्दन हिलाती रही। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। कुछ देर बाद ही हम अदालत के कमरे में खड़े थे। कटघरे के बीच सामने लोग थे, अपने भी पराए भी, लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। मेरी नज़र बस गौरव पर थी, जिसने मुझे सख्ती से अपनी तरफ देखने का हुक्म दिया था। आपका नाम? दिशा। दिशा धीरज राज। मेरी आवाज़ बहुत धीमी थी। जोर से बोलिए, गौरव ने नरमी से कहा। दिशा धीरज राज। आपकी उम्र? 20 साल। क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से खड़ी हैं? जी, मैं अपनी मर्जी से यहाँ खड़ी हूँ। क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगी कि रिपोर्ट में जो लिखा है वो सच है या नहीं? क्या आप वो सब कुछ दोबारा बताएंगी जिनसे आप गुजरी हैं? अपने चाचा के साए में होते हुए मैं सर हिलाते हुए सब कुछ बताने लगी, जिसे सब खामोशी से सुन रहे थे। चाचा का वकील भी बिल्कुल खामोश था। उसने कहीं भी मुझे नहीं टोका, सिर्फ कुछ सवाल किए और फिर वापस अपनी जगह पर बैठ गया। अगली पेशी एक हफ्ते बाद थी, क्योंकि बीच में कुछ छुट्टियां थीं। इस पूरे वक्त में चाचा मुझे गुस्से भरी निगाहों से देखते रहे। उनका बस चलता तो इधर ही मुझे गोलियां मारकर छलनी कर देते, मगर कंट्रोल कर गए, क्योंकि जानते थे उसका अंजाम सिर्फ उनकी बदनामी होती। क्योंकि गौरव ठाकुर कोई आम वकील नहीं था, उसकी पहुंच बहुत दूर तक थी, और अमीरी भी। हम अभी कोर्ट से बाहर निकल ही रहे थे, जब जोरदार आवाज में मुझे पुकारा गया। दिशा, इधर मेरी बात सुनो। पलटकर नहीं देखना तुम। गौरव ने मुझसे कहा तो मैं तेज कदमों से आगे बढ़ गई। मैंने पलटकर नहीं देखा। गौरव मुड़ा और मुस्कुराती नजरों से सामने खड़े सुनील और चाचा को देखा। तुम दिशा को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मैं अदालत में तुम्हें घसीट तो लाया हूं ना। अब दिशा को बेचारा और तुम लोगों को जालिम साबित करके मैं अपनी जीत हासिल करूंगा। तुम देखते रहो बस। ये कहता वो पलट गया तो वो दांत मीचकर रह गए। उनकी मुट्ठियां सख्ती से मिची हुई थीं। मैं उसके अपार्टमेंट में रह रही थी। यहाँ एक नौकरानी भी थी और साथ ही मेरी सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया था। मैं आज़ादी में अपनी सांसें ले रही थी, और फिलहाल ये जगह मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं थी। लेकिन आने वाला वक्त मुझे डराता था। अब क्या होगा? ये सवाल मुझे दिन में कई बार बेचैन करता रहता था, और मैं बेचैनी से कभी यहाँ कभी वहाँ टहलती हुई सोचती रहती थी, या फिर बिस्तर पर करवट बदलती रहती थी। गौरव ठाकुर एक हफ्ते बाद आया तो मैं बालकनी की ज़मीन में बैठी चाय पी रही थी। कुछ देर वो मुझे ऐसे ही देखता रहा। एक हफ्ते में ही मेरा चेहरा कुछ बदल गया था, या फिर उसे लग रहा था। नीली कमीज और सफ़ेद खुले पाइचों वाला ट्राउज़र, दुपट्टा कंधे पर फिसला हुआ था, बाल खुले हुए थे और कुछ गीले भी थे। हम केस। आह! मैं एकदम सहमी और हल्की सी चीख मारी तो चाय जरा सी छलक कर मेरे हाथ पर गिरी। मैं शर्मिंदा होती हुई उसे देखने लगी। वो पता नहीं मैं कौन से ख्यालों में गुम थी। कोई बात नहीं, ज़्यादा तो नहीं जला? नहीं। मैं वहाँ से उठ गई। हमने केस की तैयारी करनी है। मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ, जिनसे हमें कोर्ट में मदद मिलेगी। हम दोनों चलते हुए लिविंग रूम में आए तो मैं खामोशी से सोफे पर बैठ गई। गौरव ने मुझे बहुत गौर से देखा। भूरी आंखें, जिन पर घनी पलकों का साया था, छोटी सी नाक और गुलाबी होठ। ये पहली बार था जब उसने किसी लड़की को बिना लिपस्टिक लगाए गुलाबी होठ देखे थे। आज मेरा चेहरा उसे ज़्यादा दुबला पतला नहीं लगा। मेरी आंखें जो पहले अंदर धसी हुई थीं, आज अलग लग रही थीं। बस एक हफ्ते के अंदर ही मुझ में इतना बदलाव आ गया। हवेली में मेरे साथ क्या सलूक रखा गया होगा कि फूल मुरझाया ही रह गया, कभी खिल ही नहीं सका। गौरव मुझ पर से नज़रें हटाता हुआ केस के बारे में बताने लगा, जिन बातों के बारे में सोच रहा था कि मैं कोर्ट में बताने से मना करूंगी। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उसकी सारी बातें सुनकर बस सर हिलाती रही। गौरव 2 घंटे बाद वहाँ से चला गया तो फिर मैं और मेरी तन्हाई थी, जो दिन रात मेरे साथ रहती थी। अदालत में आज दूसरी पेशी थी, और गौरव आज ही केस को निपटाने की नीयत से पूरी तैयारी के साथ आया था। मैं गुलाबी लंबी कमीज पहने, दुपट्टा सर पे लिए, कंधों पर काली चादर डाली, गौरव की आड़ में बस उसके कदमों के पीछे चलती जा रही थी। अलग अलग रास्तों से होते हुए गौरव अचानक ही एक जगह रुका।
तो मैं पीछे से उसकी पीठ से बड़ी बुरी तरह से टकराई, इससे पहले कि मेरा बैलेंस बिगड़ता और मैं गिरती। गौरव ने हाथ पीछे करते हुए मेरा बाजू पकड़ा, मुझे अपने सामने ला खड़ा किया। मैं किसी हवा की तरह नाजुक थी। मैं शर्मिंदगी से उसकी तरफ देखने लगी। गौरव सिर्फ मुझे घूर कर रह गया। मैं सर झुका गई, तो भी काफ़ी देर तक नज़र मुझ पर जमाए मेरे झुके सर की तरफ देखते हुए कुछ सोचता रहा। फिर मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं इधर ही इंतज़ार करती हूँ आपका, मैं कहकर वहीं खड़ी रही। डरो मत, कुछ दिनों बाद वैसे भी तुम्हें सब अकेले करना है। मैं हमेशा थोड़ी तुम्हारे पीछे रहूँगा। वो नरमी से कहता हुआ अंदर चला गया और देख नहीं सका कि उसकी बात ने मेरे चेहरे की रंगत कैसे छीनी थी। 5 मिनट बाद वो लौटा, तो मैं वहीं खड़ी मिली। गौरव ने मेरा उतरा चेहरा देखा तो उसका दिल नरम पड़ गया। चलो, नरमी से कहता हुआ आगे बढ़ गया। अब मैं छोटे-छोटे कदमों से आगे चल रही थी, जिसकी वजह से गौरव की चलने की रफ्तार पर असर पड़ रहा था। मगर वो कुछ कहे बिना मेरे पीछे चलता रहा। आज कोर्ट रूम में चिराग भी मौजूद था। चाचा का वकील बहुत सुकून से बैठा था, लेकिन गौरव भी कम सुकून में नहीं था। चाचा का वकील खड़ा हुआ। योर ऑनर, एक गवाह को इस अदालत में पेश करना चाहता हूँ। ये चिराग हैं, जिनकी उम्र अभी पूरे 18 साल भी नहीं हुई। ये लड़की से अपने साथ गलत रिश्ते बनाने के लिए चिराग को भड़काती थी। बेयकीनी सी मेरी आंखों में फैली, मैं धक से रह गई। मैंने जब गौरव की तरफ देखा तो मेरी आंखों में एक तड़प सी थी, लेकिन गौरव नॉर्मल नजर आ रहा था। वकील और कुछ कह रहा था। मैंने पहली बार सामने बैठे चाचा की तरफ देखा, फिर बराबर में बैठे सुनील को देखा और मेरा सर खुद ही ना के इशारे में हिलने लगा। मैं और कुछ सुन नहीं पाई। मुझे लगा मैं यहीं होश खो दूंगी और गिर पड़ूंगी। कुछ देर बाद ही गौरव ने मुझे कटघरे में बुलाया, तो मैं कांपते कदमों से चलती वहां चली गई। आपकी उम्र क्या है मिस? 20 साल। 22 साल। उसने ना के इशारों में सर हिलाया। लेकिन जब मैंने आपसे पेपर वर्क के लिए आपका पहचान पत्र मांगा, तो आपने क्या कहा? पहचान पत्र नहीं है मेरा। मैं उलझी हुई जवाब दे रही थी। आप मेरे पास आईं, तो आपके पास कितने पैसे थे? 5,000 रुपये। मैंने जवाब दिया उसी मासूमियत से। 5,000। योर ऑनर, ये रहे वो 5,000 जिस पर दिशा के अलावा उनकी हवेली में काम करने वाली नौकरानी के फिंगरप्रिंट मौजूद हैं। इन्हें हवेली में परेशान किया जाता है। घर का सदस्य होने के बावजूद वो एक नौकरानी से भी बढ़कर जिंदगी गुजारती हैं। ये वो तस्वीर है जब दिशा पहली बार मेरे पास आई थी। उसने 5,000 के नोट के साथ वो तस्वीर भी पेश की। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। जज ने चाचा के वकील को बैठने का इशारा किया और गौरव की बात जारी रखने का इशारा किया। ये उस दिन की बात है जब इनका चचेरा भाई चिराग इन्हें नाश्ता लेकर अपने कमरे में आने का हुक्म देता है, लेकिन ये खुद जाने के बजाय एक मर्द नौकर को भेजती हैं, जिस पर चिराग उनसे नाराज होता है, चिल्लाता है, परेशान करता है और बात घर के बाकी लोगों तक पहुंचती है। तो दिशा को मुजरिम ठहराया जाता है और उनके चेहरे पर थप्पड़ के निशान दिख रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि उन पर जुल्म किया जाता है। मेरे आंसू बहने लगे। चाचा खामोश बैठे थे। और ये नई बात नहीं है, ये आज से नहीं 10 साल से चला आ रहा है, जब से मिस दिशा की माँ इस दुनिया से चली गईं। इन्होंने हवेली में नौकरों से भी ज़्यादा बुरी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ न सिर्फ घर वालों के जुल्म सहे, बल्कि घर के बच्चों के लिए एक अनाथ बच्ची खिलौना बनकर रह गई, जो हम इनके घर की लड़की के फ़ोन से सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई मिली हैं, जिनमें कहीं न कहीं दिशा दिख रही है और हर जगह सिर्फ एक नौकरानी की सूरत में। हमारे पास कुछ नौकरों का बयान रिकॉर्ड किया गया है, जिसे मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा। वो बोला और रिकॉर्डिंग अदालत में पेश की। अगले कुछ लम्हों में वहाँ कमला का बयान गूंज रहा था। मेरे चेहरे पर सुकून फैल गया। लालच, बेबसी और झूठ की इतनी हद पार कर दी गई कि अपने खून का लिहाज नहीं किया गया, मरे हुए भाई का लिहाज नहीं किया गया, बल्कि इनकी इज्जत का खिलवाड़ किया गया, इनकी बदनामी की गई। तो योर ऑनर, आप सोच सकते हैं हवेली में इस मासूम और सादा लड़की के साथ कैसा सलूक रखा गया होगा। मैं अदालत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे क्लाइंट के साथ इंसाफ किया जाए, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका हिस्सा दिया जाए और न सिर्फ हक बल्कि सालों से जारी जुल्म का जुर्माना दिया जाए।
आप कुछ कहना चाहेंगे? जज ने चाचा के वकील से पूछा, तो वो और इल्ज़ाम लगाने लगा, लेकिन जज मुतमईन नहीं हुआ। जज ने फैसला अगली तारीख को सुनाने को कहा। हम दोनों कोर्ट से निकले। मैं खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। थैंक यू। गौरव की गाड़ी में बैठते ही मैंने धीमे लहजे में कहा, तो वो सिर्फ आंखों से जवाब देता गाड़ी शुरू करने लगा। पीछे चाचा की गाड़ी पलट रही थी। वो मुझे अपार्टमेंट में छोड़कर खुद वहां से चला गया, ये जाने बिना कि वो मुझ मासूम लड़की के दिल में अपनी मोहब्बत का बीज बो चुका है। अगली तारीख पर जब वो मुझे लेने आया, तो मैंने उसे एक गहरे नीले रंग का मफलर दिया, जिसे वो हैरानी से देख रहा था। मेरे लिए लड़ने के लिए थैंक यू। मैंने ये आपके लिए बनाया है। मैं चमकती आंखों से उसे देखती धीमे लहजे में कह रही थी। मेरे अंदाज में झिझक थी। गौरव ने दिलचस्पी से मुझे देखा और फिर मफलर को देखा, जो बहुत सफाई से बुना गया था। उसने मफलर पकड़ते प्यार भरी निगाहों से मेरी आंखों में देखा, तो मैं नज़रें झुका गई। मुझे पूरा यकीन है फैसला हमारे हक में होगा। जब तक तुम्हारा हक तुम्हें नहीं मिल जाता, तुम यहाँ रह सकती हो। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और इसके बाद मैं एकदम परेशान होती कहने लगी, इसके बाद तुम अपनी दोस्त कमला के साथ अपनी नई जिंदगी की तरफ बढ़ सकती हो। जाहिर है मैं हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, उसने कहा। तो मैं एकदम बुझ गई। आंखें उदास हुईं। मैं खामोश नज़रों से उसे देखती रही और फिर उसके साथ चलती बाहर आई। गौरव ने मेरे उतरे हुए चेहरे को देखा। मैं सर झुकाए अपनी नाजुक उंगलियों को मोड़ती पता नहीं क्या सोच रही थी। गौरव ने नज़रें फेर लीं। हमारी उम्मीद के मुताबिक फैसला हमारे हक में हुआ है। दिशा का हक मारने का जुर्माना 5 करोड़ और सारी जायदाद में से 35% जल्द में दिशा धीरज राज को दे दिया जाए। चाचा इंतजार में थे कि कब जज अपनी बातें खत्म करे और कब वो उठकर यहाँ से जाएं। सुनील आज नहीं थे। चाचा वहीं खामोशी से बैठे मुझे देख रहे थे और मैंने एक बार भी उनकी तरफ नहीं देखा था। कोर्ट खत्म होते ही मैं चुपचाप गाड़ी में जाकर बैठ गई, जबकि गौरव वहीं था। और राज साहब, ये सारी रकम 25 दिन के अंदर हमें दे दीजिए। वो कोर्ट का नोटिस उनकी आंखों के सामने लहरा रहा था। और मेरी ज़मीन के लिए मैं जल्द ही आऊँगा। पहले मैंने सोचा था उसे भी इस केस में जोड़कर हेरा फेरी करके अपनी ज़मीन वापस ले लूँ, लेकिन इतने वक्त बाद कानून के पास आया तो इरादा बदल गया। हेरा फेरी से नहीं, पूरे हक से केस करके अपनी ज़मीन वापस लूँगा। तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारी ज़मीन जल्द ही। कागज़ मिल जाएंगे तुम्हें। वो नफरत से गौरव का चेहरा देखते उसके हाथ से कागज़ छीनते आगे बढ़े और गौरव हंस दिया। गौरव ने गर्दन घुमाकर गाड़ी की तरफ देखा, तो मैं खिड़की से बाहर की तरफ का नज़ारा देखती हुई चैन की सांसें ले रही थी। वो कदम कदम चलता मेरे पास आया। कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं मुस्कुरा दी। जिस अपार्टमेंट में अभी मैं ठहरी हुई हूँ, वो पूरी बिल्डिंग आपकी है ना? क्या आप मुझे किराएदार के तौर पर एक अपार्टमेंट दे सकते हैं? गौरव की गाड़ी में बैठते ही मैंने झिझकते हुए पूछा। गौरव ने एक नज़र मुझ पर डाली और मुस्कुरा दिया और मुझे देखता रहा। मैं आपको आपकी फ़ीस भी दे दूंगी और किराया भी। तुमने तो मेरा सारा प्लान फेल कर दिया, गौरव बोला और मेरी तरफ देखने लगा। कौन सा प्लान? मैं उलझन भरे अंदाज में पूछ रही थी। तुम्हारी नई नई दौलत पर कब्जा करने के लिए सोचा तुमसे शादी कर लूं, मगर तुम तो किराया और फीस पर टपका रही हो। छोड़ो। मैं एकदम बेयकीनी से उसे देखने लगी। चेहरा सुर्ख पड़ा और निगाहें झुकती हुई बोली, आपका प्लान ज़्यादा ठीक है। मैं इतनी मासूमियत और सादगी से बोली कि गौरव ज़ोर ज़ोर से हंसता ही चला गया। यार तुम ना एंटिक पीस हो। तो मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी दौलत पर कब्जा कर लूँ? शादी के बाद वैसे भी पति और पत्नी का जो होता है बराबर होता है। मैं सादगी से कहती उसके दिल के सारे तार छेड़ गई। वो मुझे देखता ही रह गया। मैं नज़रें झुकाए उंगलियां मरोड़ती रही। जब तुमने मुझे अपने 5,000 रुपये देने की कोशिश की थी ना, तब से ही मेरा दिल तुम्हारी मासूमियत पर अटक गया। चाहकर भी मैं वो सब नहीं कर पाया जो करने का मैंने सोचा था। क्या सोचा था? तुम्हें इस्तेमाल करने का। ज़रा सा भी नहीं कर पाया, वो नरमी से मुझे देखता हुआ कह रहा था। मैं मुस्कुराई और नज़र उठाकर उसे देखने लगी, पूरे सुकून से। क्या यही वो सब्र का फल था जिसका मैं पिछले कई सालों से इंतज़ार कर रही थी? मेरे दिल ने एकदम हाँ कहा था। अब यहीं से मेरी सुकून भरी ज़िंदगी शुरू होने वाली थी, जिसमें सिर्फ गौरव, मैं और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।